मित्र, आपण क्रमशः ऑनलाईन हिंदी काव्य संमेलनाचा आनंद घेत आहोत. पहिल्या व दुसऱ्या भागात देखील आपण सुंदर अशा काव्यरचना ऐकलेल्याच आहेत. आता भाग 3 मध्ये आपण ऐकणार आहोत ज्येष्ठ हिंदी साहित्यिक श्रीमान पद्मकांत कुदळे साहेब, डॉक्टर दयानंद तिवारी साहेब आणि कवी राम गायकवाड सर यांना. अभी हमने बहुत हंसाया और उन्होंने कोरोना तुम कब जाओगे, ये कोरोना को बहुत बड़ा जो प्रश्न पूछा है, तो कोरोना उसे अभी जवाब देना चाहता है आपके प्रश्न. कोरोना की वाणी में आतंक फैलाना जो शुरू किया तुमने, आतंक फैलाना जो शुरू किया तुमने, रखा ही क्या अच्छा इस दुनिया में तुमने, रखा ही क्या अच्छा इस दुनिया में तुमने. क्या मैंने कहा था बुलाओ मुझे, क्या मैंने कहा था बुलाओ मुझे, अब जो तुमने लाया मुझे, तो जाऊं क्यों मैं, जाऊं क्यों. गीतकार बताते अपने गीतों में, गीतकार बताते अपने गीतों में बादल बारिश और वादियां, गीतकार बताते अपने गीतों में बादल बारिश और वादियां. खलनायक तुम बन बैठे, तोड़े पेड़ कहाँ वादे और कहाँ वादियां. पूछो दादा दादी से, पूछो दादा दादी से, स्वच्छ थे गगन पानी और जमीन, लालच ने तेरे तोड़ी सारी कस्में, अब क्यों गिले शिकवे फायदा करके सारे रखे तुमने. वक्त रहते बता दो ये मानव, वक्त रहते बता दो ये मानव, जाऊंगा मैं खुद से ही, कर तू आत्मचिंतन आत्म ध्यान और खोजा तो खुद में ही. स्वर्ग बनेगी यही धरा, स्वर्ग बनेगी यही धरा, वादा करता हूँ ना आऊंगा दोबारा, ना आऊंगा दोबारा. धन्यवाद. क्या देखिए, प्रेरणा और मन से जो आता है, हृदय से जो निकलता है, वो आदरणीय आचार्य जी ने अभी अभी लिखी हुई ये कविता प्रस्तुत की. बहुत बहुत धन्यवाद. और कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं इस कोरोना के इसमें न जाने हमने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को खोया. एक ऐसी हस्ती हिंदी साहित्य में या अन्य भाषाओं में राहत इंदौरी जी ने साहित्य के लिए क्या किया ये बताने की आवश्यकता नहीं. वो बुलाती है मगर जाने का नहीं. ये उनकी बहुत सारी गजलें, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी कविताएं न जाने मन को छू लेती है, मन को स्पर्श कर लेती है. ऐसी एक सुंदर कविता मराठी के इन्हीं आत्मा मालिक इंटरनेशनल के गजलकार आदरणीय राम गायकवाड़ जी प्रस्तुत करेंगे. सभी अतिथि जनों को आत्मा मालिक, आज के इस शुभ अवसर पर हिंदी भाषा दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं हिंदी तो नहीं लिखता हूँ, मराठी जरूर लिखता हूँ, लेकिन गोरे सर ने राहत इंदौरी साहब की बात छेड़ी तो उनकी एक गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ. सुनिएगा. अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है. अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है. ये सब दुआ है, ये सब दुआ है, आसमान थोड़ी है. अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है. ये सब दुआ है, आसमान थोड़ी है. लगेगी आग तो आएंगे घर कई जन में, लगेगी आग तो आएंगे घर में कई जन में. यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है,
ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। मुझे खबर है कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मुझे खबर है कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली की जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है, जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होगी। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ साहब का। यह शेर बहुत ही उम्दा है, सबके दिल में खाता है। गौर से सुनिएगा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये सब दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है। धन्यवाद। क्या बात है, अत्यंत जोश से राहत आरिफ साहब की सुंदर रचना। हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर दयानंद तिवारी जी भी हैं। डॉक्टर जी, हम आपको सुनना चाहेंगे। हिंदी साहित्य का एक अभ्यासक डॉक्टर दयानंद तिवारी, मुंबई महाविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद तिवारी। सुन रहा हूं मैं। जी 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 सर, आपसे हम सुनना चाहेंगे आज हिंदी दिन के उपलक्ष्य में। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपना अभिवादन प्रेषित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर छाया पाटिल जी आज कोल्हापुर में हैं। मुकेश गौतम को मैं सुन रहा था, मैं इन लोगों को भी सादर अभिवादन करता हूँ। आज हमारे लिए एक राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व पर मुकेश गौतम और एक और कवि को जब हम सुन लेते हैं तो हिंदी के बारे में हम कौन सी बात करें। जितनी भी बात करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा सबको। इसलिए मैंने सोचा कि जब मुकेश गौतम जी बात कर रहे थे, अपनी कविता प्रेषित कर रहे थे, तो मैंने एक छोटी सी कविता भी लिख ली। तो सबसे पहले वह कविता मैं आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ और मुकेश गौतम जी को ही बताना चाहता हूँ कि मैं कविता भी लिख सकता हूँ। मैंने जो कविता लिखी है वह है सबके सपनों के मंदिर की नींव बनी आजादी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में हमने क्यों इतनी देर लगा दी। कितनों ने जेलें काटी, कितनों ने है जान गंवाई, कितनों के घर दीप बुझाकर यह आजादी आई। कैसा न्याय बिना भाषा के, कैसा न्याय बिना राष्ट्रभाषा के, शोषित दलित नहीं पाएंगे कब तक हक बुनियादी, कब तक हक बुनियादी। इसके बाद आज का जो पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। आज भारत के
73%, 73% लोगों की भाषा है। और मेरा आंदोलन एक ही है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मां और भाषाएं अपने पुत्रों से ही सम्मान पाती हैं। हम सब हिंदी रूपी जननी से, देवनागरी रूपी जननी से पले और बड़े हैं। आज हमारा अस्तित्व विश्व के मानचित्र पर कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक हमारे अपने राष्ट्र की राष्ट्रभाषा न हो, तब तक बहुत कुछ सुना सुना सा लगता है। आज विश्व में 10,000 शब्द वाली अंग्रेजी, सिर्फ 10,000 शब्दों वाली अंग्रेजी, 6 लाख उसके पारिभाषिक शब्द हैं, उसके शब्द नहीं है। और आज लगभग 7 लाख शब्दों की जननी हिंदी तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर चीन की मंदारिन और तीसरे नंबर पर हिंदी है। विश्व के कोने कोने में विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी की रोटी खाते हैं और हिंदी के साथ गद्दारी करते हैं, खासतौर से फिल्मों से जुड़े लोग। मैंने ये देखा है कि हिंदी की रोटी खाने वाले लोग हिंदी बोलने से शर्माते हैं। मैं उनसे बार बार पूछता हूं कि क्या तुम्हारी जो माँ है उसे तुम माँ नहीं कहोगे? माँ तो तुम्हारी वही है, जननी तुम्हारी वही है। मैं ये जानता हूं कि जो अपनी माँ को सम्मान नहीं देगा वो कभी बड़ा नहीं बनेगा। आज हिंदी के इस पर्व पर, हिंदी के दिन, हमारा संविधान बड़ी मशक्कत के बाद आज के दिन हिंदी को अपनाने में सफलता पाई थी। यह भी हमारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोगों ने जब एक होकर कहा था, तब हमारे देश को राष्ट्रभाषा मिली थी, राजभाषा मिली थी। राष्ट्रभाषा शब्द मिलता तो पता नहीं क्या क्या होता था। आज भी हम राजभाषा से काम चला रहे हैं। अगर उसी को हम राष्ट्रभाषा कह देते तो शायद कुछ बिगड़ता नहीं। पिछली बार संयोग ऐसा था, पिछले वर्ष कि देश के गृह मंत्री मुंबई में थे और आज जैसे सभी अखबारों में मेरे आलेख हैं, उसी में 14 सितंबर 2019 को सभी अखबारों में आलेख थे और एक अखबार था हमारा महानगर, जिसमें मेरा एक लेख था, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब तक, हिंदी राष्ट्रभाषा कब तक बनेगी, ये उसका ही दिन था। उसको उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी को बनना चाहिए, हम बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कश्मीर में परिवर्तन हो सकता है, 3 तलाक का नियम बन सकता है और आप लोगों जैसे हिंदी के सेवी हैं, तो कोरोना काल के संक्रमण के बाद आपको इस देश में अपनी राष्ट्रभाषा मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारी देवनागरी लिपि
सबसे वैज्ञानिक है। आप लोग जानते हैं कि विश्व में जितने भी रिसर्च होते हैं, अगर देवनागरी लिपि नहीं होती तो कोरोना की दवा नहीं बन सकती। चाहे न्यूट्रॉन बम हो, चाहे अणु बम हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, सबकी भाषा कहीं न कहीं देवनागरी से निकलती है। यह वैज्ञानिक लिपि है, विज्ञान से प्रमाणित है। हमें खुशी है कि हम इस भाषा के लाडले हैं, हम लोग इस भाषा से जुड़े हुए हैं, हम इसके सपूत कहलाते हैं, हम भारत के लोग। बहुत समय में नहीं लूंगा। आज बहुत तकलीफ हो रही है कि अगर आज सब खुला होता तो शायद हम वहां से बाबा का दर्शन करते और बाबा के लोग, आप लोगों के भी दर्शन होते तो बहुत अच्छा लगता और बहुत बात करते। आज सिलसिलेवार लगभग 5 और प्रोग्राम है, 5 पूरे किए हैं, 5 और हैं। और जब से इस साल 12वीं में पल्लवन नाम का मेरा आलेख आया है, तब से कुछ ज़्यादा ही कहीं विरोध चल रहा है तो कहीं बहुत प्यार मिल रहा है और इस तरह से सब चल रहा है। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि हिंदी में सबसे अधिक करियर भी आज उपलब्ध है, सबसे अधिक नौकरियां आज हिंदी में हैं। सरकार में कंपलसरी नौकरी आज देने का प्राविधान है। मीडिया पूरी तरह से हिंदी में चल रही है। आने वाले दिनों में हिंदी का भविष्य और बड़ा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आप लोगों ने मुझे अवसर प्रदान किया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी से विदा लेते हुए मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हिंदी दिवस होने के उपरांत बहुत सारे जो महान हस्तियां हैं वो एक दूसरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। कई लोगों के, टीचरों के आज सेमिनार चल रहे हैं, हिंदी के स्कूलों में आज कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसी व्यस्तता में भी ये सारे हस्ती ये हमें समय दे रहे हैं। मैं अब उन हस्ती को जुड़ा यहाँ बुलाना चाहता हूँ। शायद वो हिंदी के अध्यापक नहीं है, लेकिन हिंदी के अध्यापकों को एक साथ करने वाले एक महान हस्ती है। कोपरगांव में मैंने आपको बताया शुरुआत में हिंदी का ग्रंथालय खोलने वाले, ऐसी नई अभिनव कल्पना जुड़ाने वाले आदरणीय रमपरी ग्रंथालय के अध्यक्ष माननीय पद्माकांत कुदरे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस चर्चा में, इस संगोष्ठी में, इस काव्य उत्सव में आप भी शामिल हो जाइए और अपना मनोरंजन व्यक्त कीजिए। आप सबके सामने आज यहाँ जब मैं खड़ा रहता हूँ, मुझे अपना आत्मभान, आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। हर 30-35 साल हो गए राष्ट्रभाषा सेवा मंच के जरिए हम इस गांव में, इस कुपर गांव में, जिले में राष्ट्रभाषा का यानी हिंदी का प्रचार और प्रसार करने की उम्मीदें लेकर हम सब इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे प्रोफेसर है, गुजराती थे, हमारे ट्रस्टी है, हमारे लाइब्रेरियन कोरवे है, सबको लेके जब हमें ये काम करना शुरू किया 35 साल पहले, तो हमने देखा कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए जिसकी जरूरत होती है तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेके कुछ ना कुछ उनके सामने रखना पड़ता है। और इसके लिए कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, काव्य वाचन हो, निबंध लेखन हो, कभी कभी वैचारिक, जिसको हम विचार देने वाले लोगों को बुला के इस हिंदी दिवस के बारे में और हिंदी के बारे में लोगों के सामने कुछ न कुछ विचार रखते थे।
आज तक हम काम, और उसी संस्था के जरिए हमने एक वाचन रमो पढ़ी जो हिंदी और मराठी इन किताबों के लिए वहाँ हमने प्रति क्या चल रहा है, चलता है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये है प्राचार्य जी कि हमें ऐसे ऐसे लोग इसके जरिए हम बुला सकें। आपने देखा होगा, कभी उनसे मिले कि नहीं, कुछ साल पहले हम आदरणीय मुकेश गौतम जी से मिले थे, उनको सुना था। हाँ, तो आदरणीय शुक्ला जी हमें यहाँ हमारे सामने आ गए। आज के अध्यक्ष शायद जी यहाँ अब आपके सामने कुछ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इन सबको इकट्ठा करके सब लोगों को एक उनके सामने रखने के लिए जो सौभाग्य हमको मिला तो इस राष्ट्रभाषा सेवा में किया। मैं ज्यादा तो कुछ हिंदी के बारे में बताऊंगा नहीं। इन महान व्यक्तियों ने तुम्हें ये बता दिया है, सूचित किया है कि हिंदी कितनी आवश्यक है। रघुनाथ जी थके आए थे, गौतम जी, उन्होंने कहा था मातृभाषा तुम्हारी माँ है तो हिंदी तुम्हारी मौसी है। इतनी अच्छी तरह से संभालना चाहिए जितने आप माँ के प्रति। मैं आज जो कहना चाहता हूँ वो इसलिए कि ये 35 साल हम किसी महाविद्यालय में, विद्यालय में, अलग ठिकानों में ये हिंदी का प्रयोग करते रहे, हिंदी दिवस मनाते रहे। लेकिन आज मैं यहाँ आया और मैं अपने आप को ही कोसता रहा कि इतने दिन मैं क्यों नहीं आया। ये ठीक जगह थी, ये योग्य जगह है कि जहाँ ये काम होना चाहिए, क्योंकि ये आत्ममलिक तो परमात्मा को जानता है, दूसरे के आत्मा को जानता है, वही अपने आत्मा को समझ सकता है। और ये आत्मा मलिक में मुझे आने का सौभाग्य दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ हमारे प्राचार्य मुकेश्वर सारी अध्यापक अध्यापिका यहाँ रास्ता दिखाते हुए यहाँ तक लाए वो गायकवाड़ से। मैंने कहा कि हमने कहा था कि नई बिल्डिंग पूछो तुमको बता देंगे। 4 जनों को मैंने पूछा, 4 लोगों को, वो मैंने 4 बिल्डिंग क्योंकि हर साल यहाँ एक नई बिल्डिंग कुछ कमी ही नहीं यहाँ। तो ऐसी जगह मैं यहाँ गुरु जी को बहुत गुस्सा होता है। जब आप आए तो मुझे लेके आते तो थोड़ा और समय मुझे यहाँ मिलता। लेकिन एक बात है, इस अवसर पर डॉक्टर दयानंद जी तिवारी, हमारे डॉक्टर मुकेश गौतम आज भी सुन रहे थे। हमने महाविद्यालय में उनका कार्यक्रम प्रोग्राम रखा। वो जाने के बाद भी अगले साल वहाँ के प्राध्यापक और छात्राओं ने हमें कहा कि फिर से एक बार मुकेश जी को बुलाओ। ठीक हुआ, आज कुछ न कुछ तो ऑनलाइन तो मिल गए, कभी न कभी लाइन जुट जाएगी। हमेशा के लिए हमारे साथ बहुत खुश। लेकिन एक कथा हूँ कि कोरोना के ये 5 साल में 5 महीनों में पहली बार इतना हंसी, ये सिर्फ आपके कारण ही है। कोरोना भी सुखकारक हुआ, ये आपकी उपलब्धि है। हम बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और शांति शुक्ला तो बड़ी बहुत थोड़ा थे, कुछ छात्राओं ने भी आपने ये कहा। और गायकवाड़ जी को भी शायरी का शौक हो गया उनका। हमारे प्राचार्य भी सुनते सुनते ही लिखने लगे। ये सब जो हो रहा है
ये सब राष्ट्रभाषा सेवा मंच और आत्ममणि के संयुक्त जमान से हो रहा है, जो बहुत। एक बात मैं आपके नंद कुमार जी सूर्यवंशी का अच्छा हमारी पहचान भी है, काफी जो कुछ प्रोग्राम हो गए थे मंदिर के बारे में, लेकिन आज मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि ये सिर्फ पढ़ाने वाली संस्था नहीं है, संस्कार करने वाली संस्था है। संस्कार देके आज हजारों छात्राओं, उनके पालक, उनके माँ पिताश्री वगैरह सबके सब जुड़े हुए हैं। और वो जब आते हैं यहाँ के छात्र, जहाँ आते हैं उनको लेके उनके माता पिता या उनके कोई भी रिश्तेदार हो, तो स्कूल में आने के बाद इस जगह आने के बाद वो यहाँ को भक्ति भाव से देखते हैं। एक अच्छा तरह से एक आदर युक्त बर्ताव उनका होते जाता है, जो अन्य स्कूलों में बहुत कम दिखाई देता है। मैं ये जानता हूँ, ज्यादा तो यहाँ के प्राचार्य मुझे ज्यादा कभी बुलाते नहीं है, शायद अभी ऐसा होगा कि किसी प्रोग्राम में न प्रमुख पाहुणे के न प्रमुख अतिथि के रूप से नहीं, लेकिन एक सुनने वाला और आपके साथ रहने वाला कोई हो, तो इसलिए मुझे जरूर बुलाना। मैं आप सबका शुक्रिया, तो आपने मुझे मेरा भी सत्कार किया, बहुमान किया। अतिथि का करता ही है, लोग अतिथि को सरहरा दे, लेकिन जो शाल अपनी पीछा जाड़ी के महीने आ रहे हैं उसके लिए तो वो जरूरी थी, लेकिन उसके जब प्राचार्य ने मेरे कंधों पर वो डाली, तो उसके अंदर से जो प्रेम भाव आया, जो उसके वो शाल में से जो मुझे सूचित हुआ, वो आज जिंदगी भर में क्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा उपक्रम चाहिए राष्ट्रभाषा के जरिए, ये वाचनालय के जरिए, लेकिन मुझे ये, मैं तो वैसे राजनीति में भी हूँ, एक शुगर फैक्ट्री का वाइस चेयरमैन भी था, अभी भी डायरेक्टर हूँ, नगर पालिका का भी मैं नगराध्यक्ष रह चुका, 4 बार 20-25 साल लोगों को सताए नगर सेवकों को, बहुत कुछ किया, लेकिन जो सुख मिला है, जो आनंद मिला है, वो राष्ट्रभाषा सेवा मंच और या वाचनालय के जरिए जो काम करता होता है, वो जो मिला है वो कभी नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करूँगा कि आगे कभी आपके इसी तरह के सांस्कृतिक संस्कार संघ ऐसे कुछ आपके प्रोग्राम होंगे, तो राष्ट्रभाषा एक अपना ही अंग है, अपना ही घटक है, समझ के हमको बुला दें। हम भी कभी भी कुछ प्रोग्राम हो तो आपको अपने ही आदमी समझ के आपको ही सबको बुलाऊंगा, ये कहकर मैं पुनश्च एक बार सब अतिथि होंगे, सब महानुभाव, सब ये बड़े बड़े लोगों का, अब यहाँ आप सबका पुनश्च एक बार आभार मानता हूँ, मेरे दोस्त पूरे करते हैं।